अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, एयर चीफ मार्शल का दौरा है इराक। बड़ा अहम दौरा है और इस दौरे में बड़ा गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब का और इराक़ी फ़ज़ाइया के सरबराह कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ पायलट महंद गालिब मोहम्मद राज़ी उल असदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया है और दो तरफ़ा अस्करी ताउन को बढ़ाने पर बातचीत की गई है। ख़ास तौर पर वहाँ से जो खबर आई है और ISPR ने इसको रिलीज़ किया है कि इराक़ी कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स के एक्सचेंज पोस्टिंग प्रोग्राम में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पायलट शायद वहाँ पे पोस्टिंग उनकी होगी। और JF-17 थंडर जंगी तैयारों की ख़रीदारी और सुपर मुशाक, ये पाकिस्तान का दूसरा तैयारा है, तरबियती तैयारा है, उनकी शमूलियत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। और इस पर हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने भी तारीफ़ की और पाकिस्तान और इराक़ के जो मजहबी और तारीख़ी और कल्चरल जो रिलेशनशिप हैं बहुत पुराने, उसका भी जिक्र हुआ। और फिर इराक़ी एयर चीफ ने भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, इसमें फ़ज़ाइया में और दूसरे दिफाई मामलात में। तो पाकिस्तान के जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस डिप्लोमेसी है, वो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से काफ़ी बेहतर जा रही है। पाकिस्तान को उसके फ़वाइद नज़र आना शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि वो फ़वाइद मटीरियलाइज होंगे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में और इस मुल्क की तरक्की के लिए। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, PTI की एहतजाजी तहरीक और हुकूमत का प्लान क्या है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर के दौरे के बाद अब कराची गए हुए हैं, वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, वो लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उस फरवरी 8 के पहिया जाम हड़ताल के लिए और तहरीक के लिए जिसका ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। इस पर बात करेंगे हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, उनसे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा इस्लामाबाद दरख्त कटाई, हकीकत क्या है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि दरख्त काट दिए गए, इस्लामाबाद को गंजा कर दिया गया है और बगैर किसी वजह के, और नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे। इस्लामाबाद की जो ग्रीनरी थी वो कम हो रही है, लेकिन हुकूमती हल्के हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने दरख्त काटेंगे उसकी जगह 3 नए लगाएंगे। असल बात क्या है, कहानी क्या है, पोलन है या प्रोजेक्ट्स हैं? तो इस पर बात करेंगे डॉक्टर शिजरा मनसब अली जो वज़ीर ममलकत बराए माहौलियात हैं और रऊफ़ क्लासरा साहब जो सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं जिन्होंने इस मौजू पे बहुत बात की है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कौमी ख़जाने को 123 अरब रुपए का झटका, 300% खसारा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जो चल रहे हैं, कौमी ख़जाने पे बोझ हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम आज के अपने एडिटोरियल में। तो शुरू कर स्टोरी से हमें ज्वाइन किया हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का और खुश आमदीद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है और दूसरी तरफ हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान को बड़े बेनिफिट्स हो रहे हैं इंडिया से जंग जीतने के बाद, और लगता ही है कि पाकिस्तान में अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि कुछ और इसके साथ जो जुड़े सेक्टर्स हैं उनमें भी आएगी। इस मौके पे फिर एक तहरीक आ रही है, आपको याद है 2013 में CPEC आ रहा था। एक्चुअली मैं देखे नहीं, 2014 में धरना है। मैं देखें यहाँ तक नहीं बल्कि IMF से जब लोन की बात हो रही थी और उस वक्त भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाए और IMF को कहा गया, खतूत लिखे गए, यहाँ तक हुआ। फिर सिविल नाफरमानी की बातें हुई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरे चीफ जो हमारे चेयरमैन रेलवे हैं, मैंने उनको भेजा भी चीफ सेक्रेटरी KPK के पास, जैसे बाकी सूबों में पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है और सूबों से मिल के कोऑर्डिनेशन से उनके जो ब्रांच रूट्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो आप भी उस पर शामिल हों। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सियासत करना चाहते या क्यों अपने जो असल इश्यूज हैं, देखें इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दी का जो शिकार है वो है KPK और उस KPK के अंदर बलूचिस्तान में भी ये इशू है, वहां भी दहशतगर्दी है, लेकिन इस नौयत की नहीं है। जैसे DG ISPR ने कहा कि तकरीबन 4000 से ज़ायद वाक़यात जो KPK के अंदर हुए, वहां तो वज़ीर आला लड़ रहा है, मेरी पार्टी का नहीं है कि मैं उसको डिफेंड करूं, यहाँ वो तो लड़ रहा है, वो तो उस लड़ाई के खिलाफ जो पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ लड़ी जा रही है, जो दहशतगर्दी इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए, वो तो शेरों की तरह खड़ा होकर लड़ रहा है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। शेरों की तरह खड़ा होकर
कौन लड़ रहा है? बलूचिस्तान का जो सीएम है वो ललकार रहे ना। हाँ वो तो नहीं, आप देखें अगर वो असेंबली में बात करता है, अगर टीवी पे बात करता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो वो अपने नजरिए के हवाले से क्रिस्टल क्लियर है। इसी तरीके से केपीके के अंदर तो सबसे ज्यादा है दहशतगर्दी के वाकयात। और मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार ये कह चुका हूं कि उनको फोकस करना है अपने सूबे को, और सूबे में फोकस नहीं करेंगे तो वहां पे जो इस वक्त मंशियात की स्मगलिंग है, जो गाड़ियों की स्मगलिंग है, जो इस वक्त करप्शन की इंतहा है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इन सबको किसने देखना है? सूबे का वजीर आला देखेगा ना, सूबे का गवर्नर तो नहीं देख सकता, सूबे का और कोई फोर्सेस का जिम्मेदार तो नहीं देख सकता। अब मुझे बताएं, आपको बनाया गया सूबे का वजीर आला लोगों की वेलफेयर के लिए, आप वहां से उठते हैं पंजाब में आ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो आप कहते हैं केपीके में चले जाए, और करना क्या, और वहां से उठते हैं तो अडयाला जेल के बाहर मुजावर वाला किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। और भाईजान आप अपने लोगों की वेलफेयर कब करेंगे? क्या केपीके के लोगों का गुनाह है कि उसने तहरीक इंसाफ को वोट दिए? ये आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो मुसलसल बात हो रही है मीडिया पे भी और दूसरी जगहों पे भी कि लोग वोट कारकर्दगी पे नहीं देते, वो तो बयानिए पे देते हैं। तो बयानिया में देखे ना, अब तो ये इसका तो फिर यही मसला हो गया ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी एक्ट्रेस का या किसी भी, क्योंकि मैं सबसे पहले ऐसा कोई नाम लेता हूं तो घर से मुझे सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक्टर का नाम ले रहे हैं, एक्ट्रेस का नाम लें? नहीं, वो एक्टर के कहने पे लियाकत बाग भरा नहीं ना जाएगा। तो मकसद होते हैं ऐसे एक्टर। नहीं, मेरी बात, मैं ये कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ अगर इसी म्यार को आपने देखना है तो फिर अल्लाह हाफिज़। फिर तो मैं समझता हूं कि फिर तो मैंने नहीं देखना, लोग देखते हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूं। खैबर हमें 3 दफा उन्होंने मुंतखब किया सी भाईजान, मैं वही उन्हीं की हमदर्दी में बात कर रहा हूं, उन्हीं की भैया उन्होंने अगर वोट दिया है तो क्या उनका ये कसूर है कि उनको एजुकेशन ना दी जाए? क्या ये आपको पता है कि पेशावर यूनिवर्सिटी को जिसको लुक आफ्टर करना था सूबे ने, उन्होंने वो लोगों ने लिख के तमाम साजा ने दे दिया कि फेडरल गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर। नहीं, लेकिन वो वोट दोबारा देते हैं। आप कह रहे हैं उनका कसूर क्या? वो फिर अगले फिर देते हैं। ओहो, मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला? फिर दें, फिर यही असर होगा ना। वहां आज माल महफूज है, ना वहां जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है वहां पे केपीके के अंदर। मुझे ये बताएं, अगर इसलिए वोट देना है, वोट क्यों दिया जाता है हुक्मरानों को? हर हुक्मरान को, मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए कि आपकी जान भी महफूज हो, आपका माल भी महफूज हो, आपकी इज्जत भी महफूज हो, और फिर आपके लिए रोजगार फराहम किया जाए और आपको ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां के अंदर आप फल फूल सके। तो मुझे केपीके के अंदर आप पूछे ना, उनके तर्जमान से पिछले दिनों मजाक बना हुआ था, वो रीडिंग हॉस्पिटल भी अपने खाते में लेकर जो गोरों ने बनाया था। मकसद बात करने का ये है कि इनको तो ये भी नहीं पता कि हमने कुछ किया भी है या नहीं किया। आप मुझे पूछेंगे तो पंजाब में हम हॉस्पिटल गिनना शुरू कर देंगे, आप हमें पूछेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट गिनना शुरू कर देंगे, पानी के मनसूबे गिनना शुरू कर देंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मनसूबे, पिंडी में आज समा पे पूरी ट्रांसमिशन चली है, नाला लई के किनारे जो हालात हैं और आबादियों में जो गंद पड़ा हुआ है, और फिर वो 25 साल से मंसूबा है नाला लई के दोनों तरफ सड़क बनाने का 13-14 किलोमीटर की, वो हमारे आज पूरी ट्रांसमिशन चली है। अच्छी बात है समा पे, देखिए अगर वो चली है, देखिए तो उसका भी तो नहीं देखे ना, आप देखे ना नाला लई वाली बात भी, तो मैं उसको कहूँ नहीं ये तो आप गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत, आप ठीक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहाँ है, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत कहाँ है? आए मैं आपको बताता हूँ कि पूरे पिंडी में तो नहीं नजर आती। पूरे कल हम परसों मैं गया था एक तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल पिंडी के मॉल रोड पे, और वहां से वापस गलत साइड पे मुड़ गया, और मैं पीछे से आया हूँ, मुझे इलाका नहीं, लेकिन आके निकला हूँ मैं इधर मरी रोड पे जहाँ से सड़क इस्लामाबाद आती है, गोलवाड़ा मोड़ के पास। इतनी गंदी टूटी हुई रोड है, गटर उबल रहे हैं, गंद पड़ा हुआ है वहाँ पिंडी में। पिंडी में नहीं सर, मैं पता नहीं वो कौन सी जगह, कासिम मार्केट से अंदर सड़क पीछे आती है, कैंट का एरिया। तो पिंडी तो है ना? नहीं सुनने ना, तो कैंट के एरिया में नहीं मेरी बात, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना सर, आप रावलपिंडी सिटी में आए, मैं आपको जो चीजें करने नाला लई, नाला लई जो आज दिखाया ना, उसमें RIC का जिक्र भी करें, RIU का भी जिक्र करें, सफाई का जिक्र करें। रात 12 बजे भी आपको सेटेड टाउन डोक, कालाखान डोक, खब्बा में गार्बेज नहीं मिलेगा, आपको बसेस मिलेंगी, आपको इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। रात को 12 बजे भी आपको गार्बेज, उस सड़क पे बस चल रही है, वो जो कैंटोनमेंट की आप बात करें, बस वो बसें, लेकिन सड़क टूटी हुई है, गटर उबल रहा है। 85 बसें दी हैं, 85 CM ने बसें दी हैं, इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, मेट्रो चल रही है, नए हॉस्पिटल्स हैं, पुराने हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो गए हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज
किसी जगह कोई इशू नहीं है। नाला लेई का बताएं, सड़क नाला लेई का मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार है, ठीक है। उसमें पंजाब हुकूमत ने नाला बना हुआ है, वाकई नाला बना हुआ है। यू आर राइट। और उसके ऊपर मुझे चाहिए पंजाब हुकूमत को कि जैसे अभी हम टीबी हॉस्पिटल जो 2004 का मंसूबा था, उसमें सीएम साहिबा ने जो है वो 7 अरब रुपए का टेंडरिंग जो है नेक्स्ट मंथ होने जा रही है। इसी तरीके से हॉस्पिटल ये जो पुराने 2004 में जो इफ्तिताह किया गया था, जिसमें याद होगा मेरे, ये है अस्कर माल पे। अच्छा, ठीक है। और उसको उस मंसूबे को रिवाइव किया है, उस मंसूबे को फंडिंग की है सीएम ने। 1000 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यानी उसमें कामों के हवाले से तो ये जो रोड का नई वाला है, ये आप कह रहे हैं कि नई वाला मंसूबा जो है वो अभी ताखीर का शिकार है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर, हम भी कह रहे हैं, वो भी सुन रहे होंगे, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए, ताकि ये, लेकिन पिंडी के हालात को इतने नहीं, पिंडी के हालात बहुत अच्छे। मैं उस पर नहीं जाऊंगा सर। पिंडी के हॉस्पिटल हेल्थ, चलें आप, पिंडी की एजुकेशन नहीं। अब सार भाई आप किसी दिन मेरे साथ चले ना, आप हम दोनों, मैं अकेला गया हूं तो ये हाल हुआ। नहीं, मेरे साथ आपके एक दोस्त थे, वैसे देखिए मेरी बात, आपके एक दोस्त थे, उनकी बड़ी गाड़ी ना होती तो हम तो वहां फंस गए थे। दूसरी बात एक ज़हन में रखें कि इस वक्त जो लोड है ना, आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाली जगह है, कचहरी चौक जिसे कहते हैं, वो बन रहा है। उसकी वजह से ट्रैफिक का लोड पूरे पेशावर, मैं तो उधर नहीं, मैं ट्रैफिक के लोड की बात, ट्रैफिक लोड, मैं मुझे ये बताएं कितनी आबादी है पिंडी की? तब जो हमारे अपने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मेरा ख्याल होगी 14 लाख के करीब। नहीं, पूरे पिंडी की, पूरे पिंडी की तो मैं नहीं आइडिया लगा सकता, लेकिन 7.5 लाख तो होगी। पूरे पिंडी की 30-35 लाख आबादी, 30-35 लाख होगी, ठीक है। अब उसमें 3 हॉस्पिटल हैं सिर्फ सरकारी जी, 3 सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हैं, नहीं 3 जनरल हॉस्पिटल्स हैं। नहीं सर, नहीं 3 नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इनमें। एक डीएचक्यू है, एक डीएचक्यू है। मेरी बात सुनें, तहसील हेडक्वार्टर्स में सारे हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो चुके हैं, सुन लें। उसके बाद कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है मरीब के अंदर, कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है। हमारे यहाँ 2 नए हॉस्पिटल, मैं शहर की बात करूँ, मैं शहर में तो फिर शहर की बात कर रहे हैं, तो शहर में एक डीएचक्यू है, एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने लगा है स्पेशलाइजेशन के है ना। सुन, बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल सारा नया बन गया, ठीक है। डीएच की हॉस्पिटल, तो अब शहर के अंदर और हॉस्पिटल ही बनाते जाना, 30-35 लाख लोगों के लिए नहीं, तो वो टीएचक्यू है ना, तहसील हेडक्वार्टर है ना, गुजर खान में भी है आपका, वो तो अलग आबादी होगी ना। मैं सिर्फ यूनियन काउंसिल कितनी है यहाँ पे? सर मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि मेरी आबादी की अगर आप 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि मुझे बताएं आपकी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या है। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा, वो है शहर की बात। आप शहर की 14 लाख आबादी है ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे ना हम, कि 14 लाख आबादी है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाए 35 लाख आबादी, आप कह रहे हैं 40 लाख आबादी होगी, चलें 30 पिछले 40 लाख आबादी के अंदर तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल अपलिफ्ट हो चुके हैं। तमाम एक मरी के अंदर कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है। टेक्सला वाह में 500 बेड का हॉस्पिटल है, टेक्सला वाह में 500 बेड का हॉस्पिटल है। और हमारे पास तो हेल्थ, एजुकेशन और ये सफाई का निज़ाम, इन सारों में अबसार आलम साहब, ट्रांसपोर्टेशन में कोई मुकाबला नहीं है हमारा। कोई, हमारी जो RIC है 40% आपके KPK से लोग आते हैं, 40%। आपका होली फैमिली हॉस्पिटल जो है KP से आते लोग, KP से जाहिर रिकॉर्ड निकलवाएं। आप डेटा में दे दें, आप डेटा दे दें। जी मैं दूंगा। मैं मतलब आप कह रहे हैं 100 मरीज आते हैं तो उसमें से 40 जो है KPK से, हम उसको एंटरटेन करते हैं। उसके अलावा जो 20-30% है, सुन ले जरा, वो हज़ारा से हैं, आपके कश्मीर से, हज़ारा भी KP का हिस्सा, हाँ KP के कश्मीर से हैं, और बाकी अपना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, चकवाल है, अटक है, सारे उधर से भी आते हैं। लेकिन KPK से 40% आते हैं सिर्फ RIC में। बाकी होली फैमिली में जो आते हैं या बाकी हॉस्पिटल्स में जो आते हैं वो डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि आज एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, KP के जो नुमाइंदे हैं पॉलिटिकल और दूसरे लोग, क्या बात हुई उस मीटिंग में? और जिस वक्त सोहेल अफरीदी वहाँ गए हुए कराची, PM इन लोगों से मिल रहे हैं और साथ ये बातें हो रही है कि कोई गवर्नर राज आ रहा है KP में, क्या ये दुरुस्त है? पहली बात है, जो मीटिंग हुई है मुझे तो उसकी कोई खदो खाल का नहीं मालूम, ना मुझे उन्होंने बताया कि क्या मीटिंग में बात हुई है, मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि गवर्नर राज लगना होगा तो मीटिंग यहाँ बैठ के थोड़ी की जाएगी, गवर्नर राज लगाएं या ना लगाएं, नहीं तो एक पॉलिटिकल व्यू, लेकिन उस पर पार्टी के, मैं जो समझता हूँ कि
पार्टी के हवाले से डिस्कशन हुई होगी कि सिर्फ पार्टी के लोग नहीं थे, और पार्टियों के भी थे, और यही कह रहे हैं कि वहां पे काम नहीं हो रहा केपी में। नहीं, काम तो हुकूमत नहीं सही तरह चल रही, तो है ही नहीं वहां पे, चल सही वाली तो बात ही नहीं है, वहां पे हुकूमत चल ही नहीं रही। देखिए वहां पे जो कुछ हो रहा है, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया जा रहा है अफसार आलम साहब। मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बारहा कह चुका हूं, मेरा स्टांस तो डेली चेंज नहीं होगा ना। मैं तो वो बात आपसे कर रहा हूं, देखिए वहां पे ये जो ख्वारिज हैं जो इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं, वो क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? वो इसलिए फिर रहे हैं कि आपने लोकल्स को कह दिया कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, और उनको कह दिया आपने लोकल्स को कुछ नहीं कहना, और ये हमला करेंगे किस पे? नहीं, फौज लोकल्स को वो तो मार रहे हैं, लोकल्स को। वो तो वाना कैडेट कॉलेज में घुस गए, तो फिर ये पता होना चाहिए। नहीं, वो घुस गए थे ना, यही तो हम कहते हैं कि ये बचेगा कोई नहीं ना। लेकिन ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो जो बात की गई है ना, देखें बात ये, मैं नहीं कहता किसी पे हमला हो, मैं नहीं कहता, मैं तो किसी पे, अपने दुश्मन पे भी मैं तस्वर नहीं करता कि हमला हो। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पे हमला ना हो, मैं कहता हूं आम लोगों को तो मार रहे हैं वो। देखिए दहशतगर्द तो वही तो मैं कह रहा हूं, बात आप फिर मिक्स कर रहे हैं भाई। कहने से मुराद मेरी ये है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपने इनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, ये आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन बात इससे उल्ट है कि जब वो वाना कैडेट कॉलेज पे हमलावर हुए या किसी और जगह के ऊपर हमलावर होते हैं, तो वहां पे जो शहीद होता है तो वो उसका ताल्लुक केपीके से, अच्छा फौज में जो शहीद होता है उसका ताल्लुक केपीके से नहीं है। टांग भर गया है, मर्दान में शहदा गए हैं, अपना क्या उसे कहते हैं, पेशावर के शहदा मौजूद हैं, डेरा इस्माइल खान के शहदा मौजूद हैं इसी दहशतगर्दी के जंग के अंदर। लेकिन ये हुकूमत जो है ये बजाते खुद क्योंकि फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रही है, और ये नजरियाती तौर के ऊपर उन ख्वारिज के साथ है, उन टीटीपी के साथ है, उन लोगों के साथ है, उस नजरिए के साथ है, उनसे बातचीत की करने की बात इनका लीडर करता है। ये क्लियर नहीं है, ये अपने मुल्क के हवाले से, अपने नजरिए के हवाले से, इसकी हिफाजत के हवाले से ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मेरा ईमान है इस बात। ठीक, आखिर में ये बता दें कि अगर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी कह रही है मुज़ाकरात होने चाहिए, होंगे, पीटीआई भी कह रही है, हुकूमत की तरफ से भी ऑफ़र आई, आपका जो सियासी तजर्बा है और दूसरा इंतज़ामी हुकूमती तजर्बा, उसके मुताबिक बताएंगे आप कि वाकई मुज़ाकरात कोई हो पाएंगे? जो माहौल है, जिस तरह का उनका सोशल मीडिया जो गुफ्तगू करता है, पाकिस्तान जिस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो पीछे ले जाना चाह रहे हैं, क्या मुमकिन है मुज़ाकरात होना? देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि मुज़ाकरात किससे आप करेंगे? कौन है इनका कोई है? महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास का क्या ताल्लुक है पीटीआई से? कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, सर कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने, ये कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदार है, सीधी सिंपल सी बात है। उनके पास तो इक़्तिदार नहीं है। वो कोशिश तो इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, कि मकसद बात करने का ये कि किसके कहने के ऊपर असूल इक़्तिदार करें, असूल इक़्तिदार नहीं है, असूल इक़्तिदार, ठीक है जी, असूल इक़्तिदार के लिए मिक्स कर रहे हैं और ठीक है, सॉरी मैं आप बड़ी मेहरबानी आपके, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मैं तो आपको पता है पॉलिटिकल वर्कर हूँ, छोटी बड़ी गलती, इसलिए आप अपने पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से बताएं कि सियासी तौर पे मुफाहमत, ये मुफाहमत वाले लोग ही नहीं है, ये खत्म। ये आप समझते हैं? मैं नहीं समझता सर कि सर जब तक ये पाकिस्तान के नजरिए पे नहीं ना, देखिए मैं ये कहता हूं जब आ सकते हैं जी, आ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि अब ना उनके सामने उनका नजरिया छोड़ के ना, वो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ के वो अपनी लीडरशिप को जो है ना वो समझते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है आप समझते हैं पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूं वो कोई लीडर भी हो, वो मेरा लीडर हो, वो आपका लीडर हो, वो किसी और का लीडर हो, वो पाकिस्तान से मुकद्दम नहीं हो सकता। ठीक, पाकिस्तान तो आप समझते हैं इनके साथ ये नहीं वापस मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे? 20 मिनट की इजाजत दी गई है, मैं आपको 20 वाली बात बताता हूं। 20 मिनट की दी तो गई थी कि 2 घंटे भी मुलाकात बहने कर लें, कोई इशू नहीं है। उस 20 मिनट में जो बानी पीटीआई ने इस मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता। क्यों? मतलब इस तरह तो बातें है ना, फिर साबित करें, रखें, बताएं। उसने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, ठीक है ना, ये अल्फाज जो यहाँ ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज है। जब अलीमा खान से मुलाकात, जब अलीमा खान से, अलीमा से ही हुई है, अलीमा से ही हुई है, बहन से हुई है, बहन से हुई है, लेकिन दूसरी से हुई होगी, लेकिन मेरे नजरिए में अलीमा खान ही है। अच्छा, ठीक है जी। उसे जाए पाकिस्तान खुदा ना खास्ता भाड़ में, निकलो बाहर और ये छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो और ये करो, ये सारा कुछ,
ऑन रिकॉर्ड चीज़ें। देखिए, ये आखिरी सवाल तो मैंने कर लिया था, लेकिन एक इशू ऐसा गर्म है आजकल, आपका ज़ाहिर शहर इस्लामाबाद भी आप ही का शहर, जी बिल्कुल, दरख्तों की कटाई हो रही है पोलन के नाम पे, नए दरख्त लगा नहीं रहे और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनकी डिज़ाइनिंग ख़राब है, इंजीनियरिंग ख़राब है, तो शोर मचा हुआ है। क्या असल बात क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर तो मलबरी के दरख्त जो आप कहती हैं, पेपल मलबरी जिसे जंगली शतूत कहती हैं, अगर तो वो दरख्त है ना जी, वो तो काट देना चाहिए, वो एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप तो शायद पोलन के पेशेंट नहीं है, मैं तो पोलन का पेशेंट हूँ। मैं पोलन का सुनते जाए, पोलन का पेशेंट हूँ मैं, और यहाँ रहना, यहाँ आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद भाग जाता है बेचारा, जो गरीब है, अमीर है, मिडिल, वो रह ही नहीं सकता, सांस ही बंद हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये रात को उठ के सारी रात लोग जागते हैं। मैं खुद इसका रिप्लेस करने चाहिए, ठीक है, हाँ रिप्लेस करने चाहिए, ठीक है, 98 से ये काम चल रहा है। और अगर इसके अलावा कोई दरख्त काटा जा रहा है, 2 साल हो गए हैं, जी बिल्कुल, सीडीए अभी तक काट ही नहीं सके। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमें इसके ऊपर माहौल दोस्त बनना चाहिए, और माहौल दोस्त के लिए आपको, मैं जब सीडीए में था 16 महीने मुझे बनाया गया था स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन, तो हमने हर जगह के ऊपर जहाँ भी रोड बन रही थी, न्यू मार्गला रोड, आईजेपी रोड, इन रोड्स के ऊपर, जैसे ही 7th एवेन्यू, जैसे अपना भाराको बाईपास, हमने दरख्तों का ढेर लगा दिया था। लेकिन अगर इस दरख्त के अलावा कोई काटा जा रहा है तो उसके ऊपर तशवीश हो। हाँ, इसके और दरख्त अगर लगाए भी आपने तो और भी बहुत गुंजाइश अभी इस्लामाबाद, जी अभी बड़ी इस्लामाबाद में गुंजाइश है, और इसके ऊपर भरपूर एक मूवमेंट चलानी चाहिए। जितना दरख्त लगेगा उतना हमारा शहर जो है खूबसूरत होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब कि आपने दरख्तों की अहमियत पे बात की और कहा कि लगाए जाने चाहिए, और जितने भी लगाएं कम है, जितने भी लगाएं। और वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आज का हॉट इशू, इस्लामाबाद दरख्त कटाई हकीकत क्या है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू देखा आपने, दरख्तों की कटाई कैसे ज़ोरों शोर से जारी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और तरक्की के नाम पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शजरा मनसब अली, जो वज़ीर ममलकत बराए माहौलियात हैं, और रऊफ़ क्लासरा सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, और आजकल उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक पूरी मुहिम उठा दी है इस्लामाबाद में जो दरख्त कट रहे हैं और उसकी वजह से जो माहौल को नुकसान पहुँच रहा है उस पर। रऊफ़ साहब, एक आपसे शुरू कर लेता हूँ, ये बताइएगा मुख्तसर ज़रा बता दें कि आपने जो शिकायतें आपकी थी, क्या आपको लग रहा है कि वो हुकूमत अब संजीदगी से उन पर गौर कर रही है? जी बहुत शुक्रिया आपका अब्सार कि आपने अपने प्राइम टाइम में इतने बड़े चैनल पे इस इशू को आपने उठाया है। अब सवाल है, वो हमारे यहाँ ना एक उस देहाती की मिसाल है कि सांप निकल गया है तो लाठी लेकर पूरा गांव मारने के लिए आ गया है। आपने जो यहाँ कत्लेआम करना था, आपने 30,000 के करीब दरख्त काटने थे, और पूरे 2 महीने से, आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं 2 महीने से मैंने अपने प्रोग्रामों में बात की है, टीवी शोज में की है, मैंने इसके ट्विटर पे की है, मैंने फेसबुक पे की है। अच्छा, मैंने कोई हवा में भी नहीं की, मैंने वीडियोस लगाई, उसके साथ उसके तस्वीरें लगाई, और एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने टैग किया, मैंने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को टैग किया, मैंने मुसद्दिक मलिक साहब को हर टैग किया, मैंने सीडीए को किया, सीडीए चेयरमैन को किया, और मैंने शहरी रहमान साहब जो मौसमियाती इसकी ये कमेटी की चेयरपर्सन है, मैंने उनको किया, मैंने पलोशा खान साहब को किया, नेम एनी बॉडी, एक को मैं करता रहा, और 2 महीने तक पूरी डेड साइलेंस रही है। किसी ने कोई हमें मुड़ के जवाब भी नहीं दिया, जब तक सीडीए ने पूरी तबाही बर्बादी उन्होंने मुकम्मल नहीं कर ली। जब पूरा उनसे पूछ लिया इन्होंने, सीडीए ने, सबने, कि जनाब काम हो गया है, जो आपने जंगलात तबाह करने थे, बर्बाद करने थे, काट लिए, उन्होंने कहा हाँ जी काट लिए हैं, तो साथ ही पूरी हुकूमत भी आ गई है, वजीर भी आ गए हैं, आपको मुझे तसल्लियां देने भी आ गए हैं, और यहाँ दिसंबर के महीने में, जनवरी में बेहतर कोरा पड़ता है, जनवरी के महीने में उन्होंने आके वो भी शुरू कर दी है उसकी शजरकारी मुहिम, जो कि फरवरी के एंड तक जाके शुरू होती है। अच्छा, ये बात आज की थोड़ी है, 2 साल से आपने अगर थोड़ी सी बात सर, 2 साल से F9 पार्क के आपने ये दरख्त काटे हैं, आपने यहाँ पे आपका सरीना चौक पे काटे हैं, आपने इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के सामने काटे हैं, आपने यहाँ पे जाके पूरा बाराको साइड पे जो आपने बना है वहां पे काटे हैं। ये मुसलसल 2 साल से दरख्त आपके काटे, ये नई बात थोड़ी है। और अभी आपने I8 का पूरा जंगल उड़ा के रख दिया, अभी आपने शक्कर पड़ा उड़ा के रख दिया, तो उसके बाद मतलब आपने पूछना सवाल बड़ा दिलचस्प है कि क्या आपकी ग्रीवेंसेस एड्रेस हो गए हो भाई मेरे? उन्होंने 30,000 दरख्त काट दिया, उसके बाद क्या हमारी ग्रीवेंसेस और क्या एड्रेस हो रहे, क्या कुछ होना है? हाँ, ये ठीक है। डॉक्टर शजरा, फरमाइएगा आप कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस भी लिया है
और वजीर दाखिला ने सीडीए से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसको अक्यूज़ किया जा रहा है कि वो दरख्तों की कटाई का जिम्मेदार है बगैर प्लानिंग के। आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आएगी हमारी पॉलिसीज़ में, क्योंकि ये दरख्त तो कटते ही रहते हैं, इसी तरह शोर मचता है और फिर खामोशी छा जाती है, अगला प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर शोर आता है। तो इस दफ़ा कुछ होगा या खाली ये भी गोंगलों से मट्टी झाड़ी जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ रऊफ क्लासरा साहब ने भी जो बातें की हैं कि दरख्त को काटना मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि दरख्त बनने में, इतने बड़े होने में जितना टाइम लगता है और उसको काट दिया जाए उसके बाद उतना ही टाइम दोबारा लगेगा कि आप वो दरख्त लगाएं। और दरख्त ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज के लिए, हमारी पूरी क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फूड के लिए, फ्लोरा फौना, सब के लिए बड़े बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और दरख्त जो हैं वो लिविंग बीइंग्स, हम बचपन में पढ़ लेते हैं कि लिविंग बीइंग्स हैं दरख्त, तो दरख्त काटना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जो बात शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई कि जी पेपर मलबरी के ट्रीज, ये आपको पता है कि वाकई एक क्योंकि है भी लोकल ट्रीज भी नहीं थे और इनकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर दमे के और जो है एलर्जीज बहुत ज्यादा किया गया था कि पेपर मलबरी के ट्रीज काटे जाएं ताकि ये एलर्जीज और ये सारी चीजों पे, हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं उसके ऊपर काबू पाया जा सके, और उसकी जगह लोकलाइज्ड ट्रीज जो मुकामी दरख्त होते हैं जिसमें हमारे बर्ड्स भी और दूसरे इंसेक्ट्स और फ्लोरा फौना ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, जिनका फायदा भी हमें ज्यादा होता है, वो ग्रो किए जाएं। लेकिन अगर किसी ने भी, चाहे डेवलपमेंट के मद में या किसी भी और मद में, हेल्दी लोकल पुराने दरख्त काटे हैं तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब इसका नोटिस लेंगे और जिसका इसमें कसूर है उसको सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, रऊफ क्लासरा साहब, सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी। और ये पेपर मलबरी के दरख्त हैं जो काटे गए हैं, पोलन होती है जिससे 1998 से सुन रहे हैं ये पोलन दरख्त। जी मैं सर यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, मैं यहाँ डॉन अखबार में 1998 में आया था और पहली स्टोरी जो मैंने की थी मलबरी के जनाब दरख्त काटे जा रहे हैं, या 28 साल से काट रहे हैं। आमिर मतीन साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैं 40 साल पहले नेशन में आया था, वहां पे मलबरी के दरख्त काट रहे हो। भाई कितने करोड़ों की तादाद में लाके मलबरी के दरख्त, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जनाब हर बंदे को एलर्जी होती है, मुझे भी डस्ट एलर्जी, आपको भी कुछ एलर्जी होगी, मैम को भी कुछ एलर्जी हो, हर बंदे को कुछ, जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी आपको एलर्जी होती है। ये कोई ऐसी बड़ी बात है? मुझे ये बताया था, कल मेरे मुसद्दिक मलिक साहब का फोन आया मुझे, मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपने, उन्होंने यही बात बताई कि मलबरी, मैं कि मुझे ये बताएं आपके पास कोई डाटा है कि इस्लामाबाद के बाद 25 लाख है, आपका खुदा ना खास अगर 5-10 हजार बंदा हर साल इसकी पोलन या ना ये आपकी एलर्जी की वजह से मर रहा है या मौत हो, या खुदा ना खासा, फिर तो आपका तुक बनता है। मैं कि आपको पता कितने लोग मरे एलर्जी से? कभी आपने सुना अब 60 साल के को आपका जानने वाला, खुदा ना खासा हमारे जानने वाले, मतलब 28-30 साल मुझे हो गए, 30-35 साल आपको हो गए इस्लामाबाद, आपने कभी सुना है कोई एलर्जी की वजह से कोई खुदा ना खासा कोई बंदे की डेथ हो गई? हाँ, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, लोग एहतियात करते हैं, ये 1 महीने के लिए आते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, अपने मुंह पे मास्क पहनते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम होते हैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करते पब्लिक प्लेसेस में जाने में, ये सारी मतलब यहाँ पे आप इसकी आके केयर करते हैं। एक इसमें लास्ट चीज सर, इनसे पूछा जाए, आपने 30,000 दरख्त काटे, एक अकेला बंदा चेयरमैन सीढ़ियां उठाए, कुल्हाड़ा लेके जंगल में घुस गया, उसने काट फाड़ के, तो आप कहते कुछ चीज बच तो नहीं की? क्या ये वहां पे आपके कैबिनेट में आया ये इशू? मतलब इतना बड़ा इशू है इस्लामाबाद का, आप इसको कैबिनेट में लेकर आए, आपने इसके बाद को इसको आके पार्लियामेंट में लेकर गए? नहीं सर, एक मिनट, आप पार्लियामेंट में लेके गए, कमेटीज में लेके गए, आपने मीडिया सिविल सोसाइटी से बात की कि जनाब कि इतना बड़ा इशू हो रहा है हमारा, तो हम इस पे क्या करें? कोई आपने अवामी डिबेट करवाई कि 30,000 या दरख्त काट रहे हैं कि आप, वो कहते हैं गिव ए बैड नेम टू अ डॉग एंड हैंग हिम, हर आपने दरख्त को मलबरी करार दे दिया। मलबरी में फिर कह रहा हूँ, मलबरी दरख्त मैं लेता हूँ डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर शहजाद साहब बताइएगा, ये सारी बातें जो हैं वैलिड तो हैं, कहाँ पे ये इशू एकदम से आया है, अचानक दरख्त कट गए, कहीं पे कोई डिस्कशन, कोई बात? क्योंकि पोलन की बात तो ठीक है कि पोलन का वाला ट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन फेज्ड तरीके से किया जाता, दूसरे लगाए जाते दरख्त, इनको काटा जाता आहिस्ता आहिस्ता, अचानक 30,000 दरख्त चंद दिनों में, सवाल तो लोग उठाएंगे ना। देखिए, ये बात नहीं है कि ये अभी अचानक से हुआ है। आप अगर पिछले मीडिया में आप देखें तो ये काफी पुराना इशू है। हर दफा जब फरवरी मार्च में ये पोलन का सीजन आता है तो इस्लामाबाद के लोग, स्पेशली बच्चे,
और ओल्डर पीपल, उनके लिए हेल्थ हैजर्ड है बहुत ज्यादा। और इस दफा नहीं, बहुत दफा इस चीज की डिमांड आती रही। इवन मीडिया पे आप अगर पुराने कोई प्रोग्राम्स या अखबार वगैरह निकाल के देखेंगे तो 2007 ऑनवर्ड्स ये चीजें चल रही थी कि पोलन के दरख्त जो है, ये जो पेपर मलबरी के दरख्त है, ये बहुत हेल्थ हैजर्ड बना हुआ है। और इसीलिए ये प्लान बन रहा था। और प्लान भी मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं बना कि सिर्फ दरख्त काट दिए जाए, बल्कि हर एक दरख्त के मुकाबिल 10 दरख्त जो है लगाने का प्लान है। और वो भी दरख्त सिर्फ ये नहीं कि आप सीड्स लगाएंगे, बल्कि हाफ ग्रोन या जरा बड़े दरख्त भी उसकी जगह पे लगेंगे। और मैं समझती हूँ कि हमारे इकोसिस्टम, आपने 10 कहा है, किसी भी जगह के लेकिन लोकल हुकूमत कह रही है कि इकोसिस्टम 3 को दरख्त लगाए जाएंगे, बेहतर करने एक के की लिए, बजाय। बैलेंस करने के लिए लोकल दरख्त लगाना बेहद जरूरी यार है। अब हम जो बात बाहर से सुने, लाके दरख्त लगाते हैं वो वैसे भी अच्छे नहीं होते लोकल फ्लोरा और फौना के लिए। तो वो दरख्त आपने मैम- डेफिनेटली नहीं पेपर ठीक है, मलबरी के बात ठीक मुकाबले है, में लेकिन लगेंगे। एक मिनट। ये जो पाम ट्रीज लग रहे हैं, एक मिनट रऊफ बताइएगा आप क्या कह रहे हैं। यार मैं ये कह रहा हूँ, ये मैम की ये तमाम तो मेरी अगर रिस्पेक्ट होने के लिए, लेकिन मैं हम्बली पूछना चाहता हूँ, ये एनवायरमेंट के मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट के मिनिस्टर के पास कोई डाटा है कि कितने लोगों की पोलन से डेथ हुई है, कितने मरीजों के, कितने यहाँ पे मरीज हैं पोलन के, कितने लोगों को यहाँ पे होती है, एंटी एलर्जी लगती है, एंटी मेडिसिन लेते हैं। हम यही 28 साल से रह रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है नहीं है, और कितने लोग इनसे आगे डिमांड करते हैं। अच्छा दूसरा जो है, आप जाके देखें जो आपने फैजाबाद वाला जंगल उड़ाया है I-8 से, वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करते, कब आप पौधे लगाते? अच्छा मुझे ये बताएं, पौधे लगाने के बाद आप वहां दिसंबर जनवरी में शजरकारी कर रहे, खुद मेरा कल जिम्मेदार घराने से इनका, हमारी बहन का ताल्लुक है, इनसे पूछे कौन से महीने में देहातों में आप शजरकारी करते हैं? ठीक है रऊफ, लेकिन पोलन तो है, लेकिन अगर डेथ ना हो, यार डेथ मेरी ना बात हो तो इसका सुने ये सर, मतलब तो नहीं सुने, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अब सार बात सुने, यहाँ पे आपको पता है 40 किस्म की एलर्जी है, मुझे डस्ट एलर्जी होती है सपोजली, मुझे स्मोकिंग से इंडस्ट्री आपकी होती है, हाँ, बाद ठीक है। लोगों को गंदम से हाँ, ये होती बात है, सही है। सुने गंदम से होती है, दूध से होती है, दही से होती है, आपको हर चीज से मतलब यहाँ पे एलर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है। इवन मेरी चची जो है उनको साबन से होती थी और बहुत बड़ी मुश्किल हालत थी, हमने NIH से उनका इलाज ठीक। करवाया था। आपका NIH इसलिए बना, मेरे कहने का मतलब यह है कि पोलन जो है अगर चंद हजार लोगों को होती है, आपने 25 लाख लोगों का उठा के पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया, खुदा ना खासा किसी को। ठीक है, तो NIH के लिए सड़क इसलिए बना रहे हैं ना उस तरफ। ये NIH किस लिए ठीक बनाया गया? है, डॉक्टर शिजरा साहब बताइएगा। यहाँ पे अच्छा मैं डॉक्टर शिजरा साहबा से जवाब तो ले लूं, आप बताइएगा, वो पूछ रहे हैं कि डेटा आपके पास है, कितना नुकसान है पोलन से, और ये दरख्त बदले कब तक जाएंगे और कितने, क्योंकि आप कह रही 10 लगाएंगे एक के बदले, जो हुकूमत का वो बयान आया उसमें कह रहे हैं 3 लगाएंगे। अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जी, डिफरेंट प्लान है, 3, 6 इस तरह से। रऊफ साहब सुने, डॉक्टर साहब क्या कर, मैं अगर अर्ज कर लूं जी, जहां तक ये मैं कह रही हूँ, ये हिस्टोरिकली आ रही है चीज, ये सिर्फ अभी एकदम से नहीं आई, पुरानी ये डिमांड, और हमने इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, नॉट ओनली के ये CDA ने का इसमें था। और कल जो फिर मीटिंग बुलाई गई उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज को, EPAs को, सबको बुलाया गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस चीज को समझती हूँ कि अगर कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी हो जाए दरख्त काटना, तो फिर उसके मुतबादिल दरख्त हम लगाते हैं। इस चीज का प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसमें, बल्कि उन्होंने जो अपस्केलिंग ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद शुरू किया है, उसके तहत मानसून में पहले भी दरख्त लगे हैं, दोबारा भी लगेंगे। हैविंग सेड दैट, मैं खुद ये समझती हूँ, मैं आपसे इस हद तक अग्री करती हूँ कि ग्रोन हेल्दी दरख्त जो कि मुकामी दरख्त हों उनको काटना, और अगर वो काटे हैं तो वो एक क्रिमिनल एक्ट, और उस क्रिमिनल एक्ट को डेफिनेटली आंसरेबल होना चाहिए। और इस चीज के लिए पार्लियामेंट में भी है, कमिटीज में भी है, लेकिन जहां तक पोलन वाले दरख्तों का ताल्लुक है, ये सब कमिटीज में भी आ चुकी है बात, पार्लियामेंट में भी आ चुकी है, और ये डिमांड थी कि इन दरख्तों को रिमूव किया जाए, क्योंकि नए आने वाले बच्चे, नौमौलूद बच्चों को भी, बूढ़े लोगों को भी इससे सब तकलीफ होती है। ठीक है डॉक्टर शिजरा साहब, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। डॉक्टर शिजरा साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात यह है कि ये पहले भी इस इशू को हैंडल किया जा सकता था, इतना अरसा ये बात चलती रही, कहीं 2 महीने तो हो गए हैं, लेकिन कोई किसी के कान पे जून तक नहीं रहेंगी जब तक कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं बन गया। और अब हुकूमत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल।
और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का। बड़े सरकारी इदारों का खसारा 300% बढ़ गया है और कौमी ख़जाने को 123 अरब रुपए का झटका इस साल। और ये तफसीलात पेश की गई हैं काबीना कमेटी बराए सरकारी इदारे का इजलास, जिसका आज इजलास हुआ और उसमें फाइनेंस डिवीज़न में, और जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर ख़जाना व महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने की। और उसमें यह भी बताया गया कि 2024-25 यानी पिछले साल में सरकारी इदारों को 123 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 2023-24 में सिर्फ 30 अरब रुपए था। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि प्राइवेटाइज अभी PIA को तो किया है, लेकिन और बहुत सारे इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज करना चाहिए या उनको सूबाई हुकूमतों को देना चाहिए। और जो खसारे में चलने वाले बड़े इदारे हैं उनमें कोयटा इलेक्ट्रिक है, सक्कर इलेक्ट्रिक है, और पाकिस्तान रेलवे है, पेशावर इलेक्ट्रिक है, और NHA है, और पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं। तो जाहिर है ये इनमें से बहुत सारे इदारे वो हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी है, और वह अगर हो जाए तो पाकिस्तान के ख़जाने पे बोझ बनने वाला ये इतना पैसा आवाम के फ़ायदे के लिए और आवाम की भलाई के लिए खर्च हो सकता है। उम्मीद है हुकूमत गौर करेगी और इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को मज़ीद तेज़ करेगी, जिस तरह के PIA को किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ एंड शब खैर।